नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पारस और स्वागत करता हूँ आपको लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में। जैसा कि हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज़ की पूरी वीडियो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे आ रही है। ओके, तो जिसने भी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं वो इस चैनल पर जाकर सारी वीडियोस देख सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल सिस्टम किस टाइप से रखा है और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल सिस्टम कैसा है। तो कंपैरिजन में सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि जो अमेरिकन का जुडिशरी सिस्टम है ना, वो डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट है। ओके, डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट का यहाँ क्या मतलब है? डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर दो टाइप के कोर्ट्स हैं आपके। एक है आपका फेडरल कोर्ट और एक है आपका स्टेट जुडिशियरी। ओके, अब जो फेडरल कोर्ट है वो क्या करता है, जो भी आपके फेडरल लॉ हैं, मतलब कि जो आपके सेंटर के लॉ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करता है, और स्टेट जुडिशरी आपके स्टेट के लॉ को इम्प्लीमेंट करता है। फेडरल लॉ स्टेट के लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता और स्टेट लॉ फेडरल के लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। बल्कि अगर हम बात करते हैं इंडिया के जुडिशरी सिस्टम की, तो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। ओके, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम का क्या मतलब है कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है कि स्टेट का कोर्ट है, स्टेट का है, ये सेंटर का है, ये डिस्ट्रिक्ट का है। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं क्रिएट किया गया है। हालांकि इंडिया में एक पूरी हिरार्की बनाई गई है कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और अपने अपने जुरिस्डिक्शन के हिसाब से उनकी पावर्स यहाँ पर क्लेरिफाइड की गई हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल के लॉ को करेगा कि हाई कोर्ट स्टेट के लॉ को करेगा। ये सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक लॉ है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। और वो सारे लॉ जो हैं वो हाई कोर्ट भी यहाँ पर एनफोर्स में ला सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर उसको एनफोर्स करवा सकता है। ओके, तो हमारे यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। डिवीजन ऑफ जुडिशियल सिस्टम हमारे यहाँ पर नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं अमेरिकन में। जो इस टाइप का सिस्टम है बेसिकली इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, ये हमने 1935 के एक्ट से अडॉप्ट किया है। ओके, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जो है आपकी, वो सेंट्रल लॉ को या और स्टेट लॉ दोनों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट एनफोर्स करवा सकते हैं। करेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट आपका बेसिकली आप देखेंगे इनोग्रेट हुआ आपका 28 जनवरी 1950 को इनोग्रेट हुआ। इसने सक्सीड किया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से बना था। अगर हम सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट की अगर पावर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। किस सेंस में ज़्यादा पावर है? पहले जब आप देखेंगे, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर इंडिया में थी, ओके, उस समय पर क्या था, उस समय पर अगर आपकी किसी भी कोर्ट से अपील आती थी तो जो वो अपील था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील क्या था? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था आपका ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। ओके, ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल। ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल का ऑफिस कहाँ पर था? ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल का ऑफिस था आपका लंदन में। ये ब्रिटिश जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से खत्म हुई, उसी के साथ ये सिस्टम खत्म हो गया। और अपील, हाईएस्ट अपील कोर्ट कौन सा बन गया? इंडिया का हाईएस्ट अपील कोर्ट बन गया आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका हाईएस्ट अपील कोर्ट बन गया। इस वजह से कहा गया है कि द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स प्रेडिसेसर्स। ओके, ये आर्टिकल 124 से 147 में कवर अप किया गया सुप्रीम कोर्ट को इन पार्ट 5। इन आर्टिकल्स में इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर्स की सारी बात यहाँ पर की गई है। धीरे धीरे देखते हैं सारे पावर्स क्या है। सबसे पहले अब आता है यहाँ पर कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूट कोर्ट्स हैं उसमें आगे इस समय आप देखेंगे तो 34 जजेस हैं। ओके, 34 जजेस, 33 + 1 जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड 33 आपके अदर जजेस हैं यहाँ पर। करेक्ट। ये जो एनलार्जमेंट हुआ है ये 2019 में हुआ। 2019 के पहले आप देखें तो समय समय पर यहाँ पर जो जुडिशरी हैं उनकी स्ट्रेंथ को पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज किया गया है। जैसे कि आप देखें 1956 में ये 10 थी, 10 + 1। ओके, 1960 में 13 + 1, 1977 में 17 + 1, एंड 1986 में 25 + 1, 2008 में 30 + 1, और 2019 में 33 + 1 आपका हो गया है। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की स्ट्रेंथ है वो कैसे इंक्रीज होती है, वो पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज होती है। ओके, द पार्लियामेंट हैज इंक्रीज दिस नंबर। पार्लियामेंट समय के साथ यहाँ पर जजेस की स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या करता है, इंक्रीज करता जाता है। ओरिजिनली आप देखेंगे तो सिर्फ 8 थी, आज के समय पर 34 है, 33 + 1, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुई थी? कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो अब मैं जजेस केस बताने वाला हूँ, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कैसे अपॉइंट होता है।
ओके, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होता है? करेक्ट, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है आपका प्रेसिडेंट से, ठीक है। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद, और उसके पास ऑप्शन भी आता है प्रेसिडेंट के पास कि वो हाई कोर्ट के जज से भी कंसल्ट कर सकता है अगर उनको नेसेसरी होता है। ओके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। इसी प्रकार से जो अदर जज होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, अब जो ये कंसल्टेशन में बोल रहा हूँ ना यहाँ पर, ये जो कंसल्टेशन है ये बेसिकली कंट्रोवर्शियल शब्द यहाँ पर यूज किया गया है। इसकी कंट्रोवर्सी क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओके, आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके बाद प्रेसिडेंट बाकी हाई कोर्ट से या किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज से भी यहाँ पर कंसल्ट कर सकता है अगर उसको नेसेसरी लगता है। The consultation with the Chief Justice is obligatory in the case of the appointment of judges other than the Chief Justice। जो कंसल्टेशन है ना, अदर जज की जो कंसल्टेशन है वो यहाँ पर क्या है, वो बेसिकली यहाँ पर कंपलसरी हो गई है, वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंपलसरी आपको कंसल्ट करना ही पड़ेगा और जैसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा वैसा करना होगा। तो अब कंट्रोवर्सी क्या हुई? कंट्रोवर्सी हुई कंसल्टेशन शब्द के ऊपर। तो पहला जो जज केस आता है ना 1982 में, वहां पर कोर्ट क्या कहता है कि जो कंसल्टेशन शब्द है ना आपका, इसका मतलब कॉन्करेंस नहीं है। ओके, इट ओनली एम्प्लाइज एक्सचेंज व्यूज ऑफ इंडिया। अब मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कह दिया जाता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, अगर वो अदर जजेस को जब यहाँ पर अपॉइंट करेगा ना, तो अगर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो उसको कंसल्ट करना है ना, वो बेसिकली यहाँ पर उसकी जो राय होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो राय है वो मैंडेटरी नहीं है, वो कंपलसरी नहीं है, वो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि प्रेसिडेंट को वो राय माननी है या नहीं माननी है। अब यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्या क्रिएट हुई? अब प्रेसिडेंट कैसे काम करता है? प्रेसिडेंट काम करता है आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पर काउंसिल बनी होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स बनी होगी, कैबिनेट मिनिस्टर हेडेड बाय प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मतलब अब जैसा सरकार जैसा चाहेगी प्रेसिडेंट को वैसा करना पड़ेगा। अब सरकार किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएगा या जज बनाएगा? जो बेसिकली सरकार के इशारों पर काम करे। तो यही सारी कंट्रोवर्सी इंदिरा गांधी के समय पर क्रिएट हो जाती है और वो कुछ सीनियर मोस्ट जजेस को हटाकर किसी और जजेस को यहाँ पर अपॉइंट कर देती हैं। तो वहाँ से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और इस वजह से सेकंड जज केस आता है 1993 में, जहाँ पर कोर्ट अपना जो पहली अर्लियर रूलिंग थी ना, उसको यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, रिवर्स कर देते हैं और कहते हैं कि कंसल्टेशन का मतलब यहाँ पर कॉन्करेंस होगा, मतलब प्रेसिडेंट उसी को ही यहाँ पर जज बना पाएगा जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेगा। ओके, मतलब कि यहाँ पर जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देगा वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पर इन द मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर एक और बात यहाँ पे की गई कि प्रेसिडेंट जो अदर जजेस को यहाँ पर अपॉइंट करेगा आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन होगी ना, वो सोलो कंसल्टेशन नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर दो सीनियर मोस्ट जजेस से यहाँ पर सलाह लेनी पड़ेगी, यहाँ पर ये बोला गया। इसी प्रकार से फिर तीसरा जज केस आता है। तीसरा जज केस में क्या है? द कोर्ट अपॉइंट दैट द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड कंसल्टेशन ऑफ plurality judges. The sole opinion of the chief justice of India does not constitute the consultation process. अब यहाँ पर तीसरे जज केस में क्या हुआ कि अदर जजेस जो प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट को यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करनी पड़ी और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, उन्हें यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस यहाँ पर कंसल्ट करना होगा। सोलो ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर काम नहीं करेगा। और यहाँ पर बोला गया कि अगर यहाँ पर 2 जजेस जो हैं, 4 में से अगर 2 जजेस एडवर्स ओपिनियन देते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं इस पर्सन को जज नहीं बनाना है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो रिकमेंडेशन यहाँ पर गवर्नमेंट को नहीं दे सकता है। The court held that the recommendation made by the Chief Justice of India without complying with the norms and requirements of the consultation process are not binding on the गवर्नमेंट। सो यहाँ पर 3 केस आए। पहले केस में क्या हुआ? फर्स्ट जज केस में कहा गया कि जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है। लेकिन फिर इस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मतलब सही से यूज नहीं किया। तो यहाँ पर सेकंड जज केस आ जाता है 1993 में, जहाँ कहा जाता है ओके, यहाँ पर क्या कहा जाता है,
यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है कि अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ये बाइंडिंग होगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस से यहाँ पर सलाह लेनी पड़ेगी। फिर तीसरा जज केस आता है। तीसरे जज केस में क्या कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट जजेस से यहाँ पर सलाह लेनी पड़ेगी और जो उनकी सलाह होगी वो कंपलसरी होगी, मैंडेटरी होगी। अगर इन 4 में से 2 जज भी यहाँ पर रिफ्यूज कर देते हैं उस पर्सन को बनाने के लिए, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर उस पर्सन का नाम रिकमेंड नहीं कर सकते। करेक्ट। फिर फोर्थ जज केस क्या है? फोर्थ जज केस आता है आपका 2015 में। अब ये क्या है फोर्थ जज केस? आपको पता है जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई, प्रेजेंट गवर्नमेंट आई, तो उस समय क्या हुआ, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 आया। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 यहाँ पर आया। अब 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 क्या था? इसमें क्या कहा गया था? इसके तहत यहाँ पर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट ऑफ 2014 यहाँ पर लेकर आए, जिसमें क्या क्या जो कॉलेजियन सिस्टम है ना, जहाँ पर ये 4 सीनियर मोस्ट से आपको कंसल्ट करना होगा, फिर आप प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको रिप्लेस करेंगे और एक नई बॉडी यहाँ पर क्रिएट होगी जिसका नाम होगा NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ओके, उसमें क्या होगा, उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे एंड पूरी एक बॉडी बनी होगी जिसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे, वो सारी बात यहाँ पे क्लियर की जाएगी और वो यहाँ पर अब क्या होगा, वो यहाँ पर अपॉइंट करेंगे जजेस को। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसको डिक्लेयर कर दिया 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को और NJAC एक्ट को यहाँ पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। उन्होंने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जुडिशरी है, उसके खिलाफ है। आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते हैं। अब जब हेर फेर नहीं कर सकते हैं तो बात ही खत्म हो गई और यहाँ पर ये हो गया आपका फोर्थ जज केस। ओके, तो इस तरीके से NJAC जो अपॉइंटमेंट आना था उसको खत्म यहाँ पर कर दिया गया कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो है आप उसके साथ हेरफेर नहीं कर सकते हो, यू कांट, आप इस तरह का कोई एक्ट नहीं ला सकते। तो यहाँ से ये चीज खत्म ही हो गई। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये है क्या बेसिकली पूरा आपका कंट्रोवर्सी और कंसल्टेशन ऑफ जजेस केस क्या है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। करेक्ट। आफ्टर दैट यहाँ पर आता है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ। अब अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ में भी यहाँ पर बेसिकली बड़ा इशू क्रिएट हुआ। जैसे कि 1950 से 1973 की अगर हम बात करें तो यह प्रैक्टिस हैज बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1950 से लेकर 1973 तक तो सब कुछ सही चल रहा था कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो ही आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। लेकिन 1973 में यहाँ पर क्या होता है, 1973 में यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब चीज़ें चेंज कैसे होती हैं, जब ए एन रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जज। ओके, बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर जज। अब यहाँ पर क्या हुआ देखते हैं इसमें। एक ये देखो आप, ए.एन. रॉय जो थे आपके, ए.एन. रॉय वाज 4th इन सीनियोरिटी। उनके पहले 3 जो जज थे ना उनसे ज़्यादा सीनियर थे, जैसे कि आपके J.M. सेहलत, K.S. हेगड़े एंड A.N. ग्रोवर। ये तीनों जज बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये तीनों जज आप देखें, ये तीनों जज इनसे सीनियर थे। ओके, ये तीनों जज यहाँ पर क्या थे, सीनियर थे ए.एन. रॉय से। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, इनकी सीनियोरिटी को नज़रअंदाज करते हुए ए.एन. रॉय को यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो बाकी 3 जज ने क्या किया, यहाँ पर रिजाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट से। तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट से उन्होंने कहा आप रिजाइन कर रहे हो, कर दो, आपकी इच्छा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। रिजाइन कर दिया, कोई कुछ नहीं हुआ। They were superseded due to their judgment in Kesavan Bharati case which was not favorable to the government. इसके बाद आप सेम यहाँ पर जज देखेंगे 1976 में HR खन्ना थे एंड ही टू रिजाइन हिज डिसेंटिंग जजमेंट अपहोल्डिंग द राइट टू लाइफ। उस समय क्या हुआ, इनको भी बेसिकली नज़रअंदाज किया गया। ये भी सीनियर थे लेकिन इनको सीनियरिटी के बेसिस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। इनका क्या केस हुआ था, इन्होंने उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, उस समय क्या था, इमरजेंसी लागू की गई थी। इमरजेंसी लागू की गई थी तो उन्होंने एक जजमेंट दे दिया था, वो गवर्नमेंट के खिलाफ था। वो जजमेंट क्या था, उन्होंने कहा था राइट टू लाइफ, अगर आपकी इमरजेंसी भी है ना तो आप राइट टू लाइफ को नहीं हटा सकते हो, राइट टू लाइफ तो आपकी रहेगी, आपकी चाहे जितनी इमरजेंसी हो। तो ये चीज़ इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं आई। उन्हें पसंद नहीं आई तो बेसिकली जो ये सीनियर जूनियरिटी वाला केस था उसको यहाँ पर उन्होंने नज़रअंदाज किया और HR खन्ना को यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। करेक्ट। तो सेम केस यहाँ पर भी होता है आपका
तो जब इस टाइप के जो केस हो जाते हैं, जब यहाँ पर एमयू बेग को बना दिया गया था यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस तरीके की जो गवर्नमेंट ने अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर दिखाई ना यहाँ पर, इसको खत्म करने के लिए सेकंड जज केस 1993 में ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल कर दिया था कि सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। आप यहाँ पर देखेंगे कौन सीनियर जज है, उस जज को ही आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं और किसी को भी आप यहाँ पर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। ये सेकंड जज केस 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये क्लियर कर दिया था। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन, ओथ एंड सैलरीज क्या है आपका। यहाँ पर क्या है, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, ही वुड हैव बीन अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ओके, ही वुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 years। मतलब कि एक ही कोर्ट में बेसिकली एक ही जगह पर वो एक ही जो हाई कोर्ट है वहाँ पर 5 साल हो, या फिर मतलब पिछले 5 साल में अगर उसकी पोस्टिंग बदलती जाती है तो वहाँ पे भी 5 साल के लिए बेसिकली वो जज होना चाहिए। और ही शुड हैव बीन एन सेकंड एंड ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट। पहली चीज क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा, जज के रूप में काम करा होना चाहिए उसने हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट इन सक्सेशन। तो तीसरी क्या है यहाँ पर, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years। और चौथा क्या है यहाँ पर, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होता है, कई जो आप देखेंगे एडवोकेट्स होते हैं ना, वो बेसिकली जज, वो बेसिकली यहाँ पर एडवोकेट नहीं करते हैं, ओके, लेकिन उनकी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। सो ही सलाह देते रहते हैं टाइम टू टाइम यहाँ पर, तो ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। तो यहाँ पर आप देखें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 years। फिर एडवोकेट इन हाई कोर्ट और हाई कोर्ट इन सक्सेशन। हाई कोर्ट इन सक्सेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा, अगर आपकी पोस्टिंग बदलती जाती है डिफरेंट तब भी वो काउंट की जाएगी, ओके, फॉर 10 years। और ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस बात से यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर प्रेस्क्राइब मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर नहीं किया गया। आप ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के होंगे तभी आप जज बन सकते हैं। आप 22 साल की भी अगर जो पेपर क्वालिफिकेशन है अगर उसको आप क्वालिफाइड करते हैं तो आप जज बन सकते हैं, ओके। तो ये उनकी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद ऑथ और अफर्मेशन देख लेते हैं क्या है आपका। ऑथ और अफर्मेशन आप देखेंगे क्या है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस has to make and subscribe an oath or affirmation before the president or some person appointed by him for this purpose। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पर ओथ कौन दिलवाता है, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जज को यहाँ पर ओथ प्रेसिडेंट दिलवाता है, या तो प्रेसिडेंट होगा और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्पस। ये ओथ है, टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of the office without fear of favor, affection or ill will, to uphold the sovereignty and integrity of India, to bear true faith and allegiance to the constitutions of India। सैलरी एंड अलाउंस की अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो सैलरी और अलाउंस में क्या है यहाँ पर, द सैलरी allowance and privileges, leave and pension of the judge of the Supreme Court determined from time to time by the Parliament। तो सैलरी हो गई है, अलाउंस हो गई, प्रिविलेज हो गए, लीव और पेंशन कौन डिटरमाइन करता है, ये आपका पार्लियामेंट यहाँ पर डिटरमाइन करता है। लेकिन अगर आप एक बार यहाँ पर अपॉइंट हो गए, मान के चलें आपको बोला गया कि 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, अगर आप अपॉइंट हो गए तो फिर वो आपको इसकी डिसएडवांटेज पे नहीं ले जा सकते हैं कि आप एक बार अपॉइंट हो गए फिर कहा गया नहीं हम तो आपको 50,000 ही देंगे। सो दे कैन नॉट बी बेरीड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी हो वो एक अलग मैटर हो जाता है, अदरवाइज आप उनकी सैलरी यहाँ पर कम नहीं कर सकते हैं एक बार अपॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा सकता है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी है वो कम की जा सकती है, तो डेफिनेटली उसको कम किया जा सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय पर। 2018 में चीफ जस्टिस की जो सैलरी है वो बढ़ाकर 2.80 लाख पर मंथ कर दिया गया है और जज की सैलरी 2.5 लाख रुपए यहाँ पर कर दी गई है सैलरी, याद रखिएगा।
ओके इसके बाद उनको ये अलाउंस, फिर फ्री अकोमोडेशन, अदर फैसिलिटीज, मेडिकल केयर, ये सारी यहाँ पर सैलरीज दी जाती है। और रिटायर्ड जज और चीफ जस्टिस या फिर जज है तो जो उनकी लास्ट सैलरी होती है उसका 50% उनको ऐसा पेंशन के रूप में ये सैलरी उनको मंथली यहाँ पर दी जाती है, ऐसा पेंशन के रूप में ये सैलरी प्रोवाइड दी जाती है। ओके तो आई होप आज क्या क्या देखा है। आज हमने देखा इंडियन सुप्रीम कोर्ट में और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है जुडिशरी सिस्टम्स में। जो इंडिया का जुडिशरी है वो किस एक्ट के थ्रू हमने अडॉप्ट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से 28 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया है। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड किया है, लेकिन पावर ज़्यादा है। वो पावर क्यों ज़्यादा है, किस आर्टिकल्स, आर्टिकल 124 to 147 इन पार्ट 5th। ओके आफ्टर दैट फिर जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो इस समय 34-33+1 है। स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, कैसे इंक्रीज की जा सकती है, वो पार्लियामेंट स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। अपॉइंटमेंट देखा प्रेसिडेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट जज एंड अदर हाई कोर्ट जज एज ही डीम्स नेसेसरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद अदर जजेस की कैसे अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 जजेस से यहाँ पर सीनियर मोस्ट जजेस से यहाँ पर कंसल्ट करना पड़ता है। करेक्ट, सोलो ओपिनियन नहीं चलेगा। 2 जजेस का भी अगर ओपिनियन डिफर करता है तो उसका नाम रिकमेंड नहीं कर सकते। कंट्रोवर्सी देख ली, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस, एक कंट्रोवर्सी देख ली, फोर्थ जज केस भी हमने यहाँ 4 जज केस देखे आपके। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस में सीनियर मोस्ट जजेस ही होगा। ओके कौन कौन से केस थे, एन रॉय को और एमयू बेग को यहाँ पर अपॉइंट किया गया था। उसके बाद सेकंड जज केस में एक आया था जजमेंट 1993 में कि सीनियर मोस्ट जज ही आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। क्वालिफिकेशन देखी, क्वालिफिकेशन में क्या देगा, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। इसके बाद हाई कोर्ट का जज होना चाहिए और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 5 ईयर्स, एडवोकेट्स और हाई एडवोकेट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स एंड डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़र में। या फिर ओके ये कोई भी क्वालिफिकेशन हो सकती है, और लगा हुआ है, याद रखिएगा मैंने शायद एंड बोला था तो वो और है। ओके उसके बाद याद रखिएगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पर मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की है। ठीक है, ऑथ और अफर्मेशन में क्या है, यहाँ पर ऑथ और अफर्मेशन में क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑथ दिलवाई जाती है, शपथ दिलवाई जाती है, या फिर कोई पर्सन जो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। सैलरीज में पार्लियामेंट यहाँ पर डिटरमाइन करती है टाइम टू टाइम, उसको बेसिक आफ्टर एक बार अपॉइंटमेंट होगी उसको डिसएडवांटेज पोजीशन में नहीं ली जा सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर लगी होगी तो उनकी सैलरी भी यहाँ पर डिक्रीज हो सकती है। ओके ये और रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज की सैलरी कितनी होती है, 50% ऑफ दियर लास्ट सैलरी जो भी उन्होंने अपनी ड्रॉ की होगी मंथली पेंशंस में यहाँ पर कम होगी। सो यहाँ पर बस ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली जो वीडियो आएगी उसमें यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। एंड गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच।